मैंने बोला मैं एक ही बार जाऊंगा, या तो भर्ती होऊंगा, फिर उसके बाद भर्ती में नहीं जाऊंगा। मेरे को विश्वास था ना, मैंने आसाम राइफल की भर्ती देखी थी, मैंने बोला भर्ती होऊंगा, एक ही बार जाके भर्ती हो जाऊंगा। ट्रेन भी मेरे लिए एक ऑप्शन, मतलब एक वो था कि मतलब बहुत बड़ा या ट्रेन देखूंगा आज मैं। उन्होंने ऊपर खबर तोड़ फोड़ बचा रखी थी, उसी इलाके में फंस गया मैं। अच्छा, तो वहां से फिर मैं सवेरे उसी रास्ते, बड़ा मुश्किल से मेरे को वापस आने का रास्ता मिला। क्यों? बताओ, अभी भी सिपाही में, अग्निवीर में धक्का खाए हम। कब तरक्की करें, कब किसका नाम विकास बोलते फिर आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। और हमारे पिछले पॉडकास्ट से मनोज जी, जो कि सीके बिस चैनल पे हमारा पॉडकास्ट आया था, हॉरर पॉडकास्ट, जिसमें कि हमने एक बहुत शानदार स्टोरी लेके आए थे मनोज जी। और हमारी वहाँ से एक डिस्कशन जुड़ा था समाज के ऊपर। और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं हमारे मनोज जी, बजरंग दल में भी हैं और एक समाज सेवी हैं और देशभक्त भी हैं। इन्होंने 26 साल आर्मी में अपने दिए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है इनके पास बताने के लिए, समाज को देने के लिए। एक्चुअल में दे भी रहे हैं। हम लोग मिलके भी कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम नशा मुक्ति पे भी काम कर रहे हैं, हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म बोले तो हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र पे भी काम कर रहे हैं। हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आती है देश सेवा। तो मनोज जी, आपने देश सेवा, सबसे पहली बात तो वेलकम है आपका। तो देश सेवा के बारे में मतलब ख्याल कैसे आया कि, या उस जमाने की मतलब क्या बात रहती होती थी कि हमें फौज में जाना है? सर एक्चुअली सही बताऊं मैं तो, हम जो पहाड़ के निवासी, यहाँ पहाड़ के रहने वाले हैं, ये हम सोच के नहीं, हमारे तो मतलब जब हम शायद पैदा हुए थे या जिस समाज में हम जिए बड़े हुए, हम एक ही चीज जानते थे, नौकरी का नाम फौज है। फौज, मैं भी वही कहने वाला था कि ना, हमारा ऑप्शन ही एक होता था तो स्टार्टिंग आजकल से। के बच्चे बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे को बस एक ही, अगर फौज में नहीं तो बेरोजगार है आदमी। बेरोजगार है। दूसरा चाहे कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, उसकी माँ के दिल में एक, बाप के दिल में एक टीस रहती थी कि मेरा लड़का बेरोजगार नहीं बना यार, इस कंपनी का सीए बन गया या सीईओ बन गया। उनको उससे मतलब नहीं था, उसको फौजी बनना चाहिए था बस। यही जानते थे कि फौज की है तो सरकारी रोटी इस फौज की है। पहाड़ के हमारे उत्तराखंड के लिए एक नौकरी बस फौज होती थी। फौज होती थी, तो बाकी उसको कुछ सोचना ही नहीं है। बाकी नौकरी के लिए तो जानते ही नहीं थे सर। इतने ऑप्शन नौकरी के हैं करके भी हमें पता नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमने ना पढ़ाई, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी इस ढंग से हमें पढ़ाया, या पढ़ाई का स्तर, या हम ना वहाँ था ऐसा स्तर, फैसिलिटी नहीं थी, कहाँ से फैसिलिटी पढ़ते? नहीं। तो दूसरा सोच ही नहीं सकते थे हम, इससे भी कोई दूसरी नौकरी होती है। ये तो अब पता चल रहा आज के समय में, आज के युग में, कि इतनी इतनी जॉब के ऑप्शन है। फौज तो अभी आज के बच्चा, अगर आज का पहाड़ का या किसी भी प्लेन के बच्चे को ले लो, उसका लास्ट ऑप्शन फौज होगा। उनके जीवन में लास्ट ऑप्शन फौज होगा। लेकिन हमारे टाइम में फर्स्ट ऑप्शन फौज था, लास्ट ऑप्शन भी फौज ही था। लास्ट ऑप्शन फौज। नहीं तो खेती बाड़ी कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली मैं सर, मैं बताता हूँ अपनी कहानी। हम लोग खेलने कूदने में ज्यादा होते, हमारे पास टीवी या मोबाइल नहीं होते थे। एक ये हमारी पीढ़ी है सर जो दोनों युगों को देख रही है। देखा जाए तो वो युग भी, जिस युग में हम लोग ये सोचते थे कि टीवी वाला घर जो होता है किसी का अमीर का ही होगा। हाँ, एक गांव में एक टीवी होता था और वहाँ 15-15, 20, 50-50 लोग तक एक प्रोग्राम दूरदर्शन आता था, हम तो सर उसके लिए नाराज हो जाते टीवी चैनल। तो वो जीवन भी डीडी टू भी मेरे ख्याल से शायद कुछ 10-15 साल बाद आया सर। डीडी बना था पहले सर रामायण चला था, रामायण में जब हम लोग टीवी में, या चित्रहार, कोई भी प्रोग्राम सर, हम टीवी देखने, हम तो ये सोचते थे यार ये, एक दिन हमारे एक गुरुजी ने बोला था, एक टीचर ने बोला यार ये टीवी देखना, बोला कुछ सालों बाद घर घर में होगा, अगर ये कमरे में टीवी होगा। तो सर मैं यकीन मानने को तैयार नहीं था, मैं कैसे हो जाएगा सबके घर में यार, 2000-3000 की टीवी आती, 2000-3000 तो बड़ी वो होती थी उस समय। लेकिन उनकी बात आज सत्य है कि हर कमरे में टीवी है, हर हाथ में टीवी है अभी। एक घर में 4-4 टीवी है ना, तो वो गुरु से इसलिए बोलते हैं कि शिक्षा बड़ी जो होती है। और दूसरी सर मैं अपनी बताता हूँ, जब हम आर्मी में लगे तो हमारी तो सर एक ही सोच थी कि फौज में भर्ती होना है भैया, चाहे उसके लिए मेरे को सुबह दौड़ना पड़े, चाहे रात दौड़ना पड़े, दिन में हम टाइम नहीं देते, तैयारी करनी है तो करनी है, फिर 3-3 टाइम भी दौड़ने जाते थे। और दिन भर तो भाग ही रहे हैं। वैसे फिजिकल पहाड़ों में वैसे फिट था ही था, कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में जाके ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के बाद उसके बाद फिर नीचे आती है। अब देख लो आज का बच्चा दुकान जाने में भी कतराता है।
नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप फिर खुद ले आओ। एक एतोला नाम का हमारा गांव के ऊपर एक या वो पहाड़ी है, चाहिए, मोटर बाइक चाहिए मोटर तब तक बाइक। जाने के लिए। एतोला फील्ड था सर, कभी 3-4 किलोमीटर उसके ऊपर चढ़ाई है सीधी। हम स्कूल से छुट्टी होगी, फिर उसके बाद यहाँ छुट्टी के दिन प्रोग्राम रखते थे पल्ले, उस पहाड़ी के पल्ले गांव वाले और इस गांव वाले, तो उस ग्राउंड के ऊपर हम मैच लगाते थे। यहाँ से वहां जाना, वहां फुटबॉल का मैच खेलना, उसके बाद फिर डाउन होना, तो हमारे लिए नॉर्मल बात थी वो। नॉर्मल सर, कहाँ गए, एतोला गए, तो नॉर्मल, क्योंकि सर मैं इस साइड से इतनी मजबूत हो गए थे, प्रकृति के बीच में थे एक्चुअल में। के बीच में थे। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि किसी हम शॉर्टकट ढूंढने का सर, वहाँ उस समय नहीं था, आजकल की तरह नहीं था। साधन तो खैर पहाड़ में आज भी नहीं है। आज भी नहीं है इतना। भर्ती का सर ऐसा हुआ कि मैं जब मैं अपनी कानपुर में पढ़ाई लिखाई के मामले में सर ऐसे डल थे हम। डल क्या था कि चलो किसी को दोष नहीं दे सकते, हमारे बीच में होशियार भी थे जिनके घर में गाइडेंस अच्छा था, पढ़े लिखे माँ बाप हमारे इतने थे नहीं। पिताजी ने अगर पढ़ा तो अपने आर्मी की जॉब में, वो भी भारत। माँ अनपढ़ हमारे, तो परिवार में कोई ऐसा नहीं होता था, तो कोई पढ़ाई के मामले में किसी को कोई मतलब नहीं होता था। स्कूल गया है ना, बस हाँ जी, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात है, स्कूल पहुंच जा रहा है बस, पास कर दिया। नहीं तो उस समय तो आधे बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते थे, हम स्कूल जा रहे हैं तो बड़ी बात थी। उसके बाद आके हमारे कॉपी किताब कहाँ है क्या, और ये जरूर था कि पिताजी लोगों के लिए हमारे एक भाई के पढ़े हुए किताबों से हम 5 भाई 4 भाई भी पढ़ सकते थे। उस टाइम पे किताबें सिलेबस भी चेंज नहीं होता था। सिलेबस भी चेंज नहीं होता था, बड़े के छोटे के लिए रख दो, छोटे के पड़ोस में से अब मांग लो। यहाँ हर साल में सिलेबस चेंज हो जाता है। ये इजी था सर, पैसे का होता। तो जब मैं सर एक बार 9th में पास हुआ था, तो 10th का मेरा क्लास चली, तो एक आसाम राइफल की भर्ती आई थी पिथौरागढ़ में, तो वो 8 पास उसमें लिया जाता था। आसाम राइफल एक ही ऐसा एक फौज ऐसी थी हमारे टाइम में, तो उसमें 8 पास लिया जाता था, तो हम लोगों ने उसमें ट्राई किया, तो और हम उसमें सिलेक्शन हो गया। अच्छा ठीक है भैया, भर्ती हो गए। तो उन्होंने बोला भैया आप अपना सर्टिफिकेट लाओ, तो हमने एक्चुअली 10 का एग्जाम दिया हुआ था। हम उस समय 9 का या 10 का कोई भी टीसी नहीं निकाल सकते थे एग्जाम का, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर हमने वहां बताया कि सर हमने एग्जाम दे रखा, हमारा रिजल्ट खुलने के बाद ही हमें टीसी मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो हमें ये भी ऑप्शन मिल गया आर्मी की ओर से कि ठीक है आप लोग चलो, और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अपनी टीसी वगैरह मंगवा लेना। हाँ ठीक है, हो गया, चले गए। तो सर आप सच नहीं मानोगे, मैं उस भर्ती में सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद नहीं गया। अच्छा गए नहीं आप? मैं नहीं गया। अच्छा। क्योंकि घर से पिताजी हमारे बंगाली इंजीनियर वाले थे, तो पिताजी ने एक चीज मेरे को बोला यार, बोला तो उस समय ये बताया, तो आसाम राइफल वाला जो होता है आसाम में ही रहता है, कहीं और जाता ही नहीं, कहीं और जाता नहीं, उसको वहीं पूरी सर्विस करनी पड़ती है। और बाकी पिताजी ने मेरे को ये बोला, आसाम के हाल भी बुरे बोला यार तो बंगाल इंजीनियर में चला हो जाएगा भर्ती, क्यों इधर से छोड़ दे। मैंने आगे मैंने ठीक है, फिर मैं नहीं गया। मैं नहीं गया, तो सर उस साल हाई स्कूल का पेपर दिया तो मैं फेल हो गया। पढ़ाई के मामले में ऐसा ही था, मतलब सब तो होता ही है, मतलब गांव में अगर 20 बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड देते थे, तो उसमें एक पास होता था, 19 फेल होते थे, 19 में हमारा टोटल होता था, मतलब। तो पिताजी ने बोला ठीक है भैया, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा पास। फिर पढ़ा, दूसरे साल ही फेल हो गया। अरे अभी अब मामला सीरियस हो गया घर में। फिर सीरियस मामला आ गया। पिताजी ने मेरे को ये बोला, बोला यार जो पास होने वाले बच्चे होते हो तो एक या दूसरे साल में पास हो जाते हैं, तुम लोगों ने पंचवर्षीय योजना पूरी करो अपनी, होना है नहीं पास, प्राइवेट भरो। तो प्राइवेट भर दिया। प्राइवेट भरा तो प्रिंसिपल साहब के पास जाके बड़ी मिन्नत है कि सर हम इस बार बड़ी मेहनत से पढ़ेंगे, हमें रेगुलर प्राइवेट दे दो, हमें स्कूल आने की परमिशन दे दो। 3 लड़के थे हम लोग हमारे गांव से, आनंद, मैं और राजेंद्र। हमने परमिशन ले ली सर। परमिशन ले ली, तो अब दिल में लगेगी यार कि 2 साल फेल हो गए यार। जो हमारे साथ नीचे नीचे वाले बच्चे जो छोटे छोटे क्लास के थे, वो हमारे लेवल में बैठे हैं 10वीं में, यार शर्म तो आती है। शर्म आती फिर है। भी इतने बेशरम हो गए थे सर हम, खेलने कूदने में ही रहते थे। तो तीसरे साल प्राइवेट वालों का जो उसमें बोर्ड होता था कि किसका बोर्ड, जो हमारे स्कूल का बोर्ड दूसरे स्कूल में जाता था, जो प्राइवेट वालों का उनका पिथौरागढ़ मिशन स्कूल में आ गया। एक पिथौरागढ़ में एक मिशन स्कूल नाम से, मिशन से स्कूल नाम से फेमस था, तो उसमें आ गया। वहां पे सर नकल के मामले में बिल्कुल बहुत सख्ताई थे। उनका प्रिंसिपल इतना डेंजर ना सर, ट्रांसपोर्ट वहां नहीं आता था चेक करने वाली पार्टी,
उसका स्कूल का प्रिंसिपल इतना जबरदस्त था सर, उसने अपने बच्चे का रेक्टिफिकेशन कर दिया था सर। तो वो बहुत नकल में। नकल में अच्छा। इतना सख्त था, उस मान्यता थी उस स्कूल की। और हमारे तो तोते उड़ गए सर कि 2 साल पहले फेल हो रखे हैं, तीसरी बार हमारा जो बोर्ड आया तो वो मिशन स्कूल का आ गया। पिथौरागढ़ के नजदीक में मेरे बुआ का गांव था, तो वहाँ अपना शिफ्ट कर लिया हमने एग्जामों के टाइम में कि चलो बुआ के यहाँ रह के उधर से स्कूल एग्जाम देने जाएंगे। तो वहाँ गए, तो वहाँ एग्जाम देने वाले एक आनंद जो मैं बता रहा था मेरे साथ वाला, एक राजेंद्र और मैं, और एक मेरे बुआ का लड़का जो उसने भी प्राइवेट भरा था, वो भी हमारे जैसा भुक्तभोगी था, 2 साल फेल वो भी हुआ था, लेकिन उसका बोर्ड दूसरे स्कूल में था जहाँ पे थोड़ा बहुत नकल चल जाती है। अब शाम की बात होती सर, अब हमें तो नींद कैसे आई सर, हमारा तो भविष्य था। जो मेरे बुआ का लड़का था वो ऐसे बुक खोलता था सर, शाम को ऐसे बंद करेगा, ऐसे खोलेगा, दो पन्ना खुला उसके 2 पेज फाड़ देगा, रख दिए, फिर बंद करेगा, फिर खोलेगा, फिर पेज 2 फाड़ के रख दिया। अबे ये क्या कर रहा है, बोला यही ले जाऊंगा, बोला यही आएंगे देखना। उनका वहां ऐसी नकल चलती थी। तो ठीक है भाई, वो ऐसे, और उसके बाद तो से कंबल में मुंह रख के सो जाना उसने। और मैं सर ऐसे ही चेयर पर बैठा हूँ, मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ सर, मैं आज ये करके आ गया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कितनी रातें इसी चेयर में से उठ के मैं एग्जाम के लिए गया हूँ उस समय, जिस दिन मेरा पेपर, रात भर मेरे को नींद मेरी गुम होगी सर, रात भर पढ़ने में, क्यों डर था, पढ़ा तो नहीं साल भर, वहां नकल भी नहीं मिलनी, वहां नकल भी नहीं मिलनी। तो उसी में से उठ के चल भाई तैयार हो और चल दो स्कूल को। आने के बाद सोता था फिर 1-2 घंटे, ना खाया ना पे कुछ नहीं। नाश्ता सवेरे निकल जाते थे, बुआ को आने के बाद खाना पीना होता था, 9-10 बजे पेपर खत्म हो जाते थे, सवेरे 7 बजे। तो सर ऐसे हमने वहां पे पेपर दिए, तो पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया, अक्सर ये कहानी, और देखो जिसके साथ होता, अब अभी मैं बोला अब कहानी बनाने की भी जरूरत नहीं सर, हकीकत है। जब पेपर रिजल्ट खुला, जिस दिन रिजल्ट खुला उस दिन मेरे मामा की शादी थी। वो घाट घाट का पुल है ना सर, इसके ऊपर एक गांव है सर, शिकना गांव, अच्छा नाम का, आजकल सटना कुछ बोलते हैं उसको। उस गांव में बारात आई थी, अब मामा की बारात थी तो हम भी आगे, दीवान मामा की बारात थी तो हम भी आगे। उसी दिन पेपर भी आना था, रिजल्ट खुला हुआ था, पेपर पिथौरागढ़ में पहुंचा था शाम को, यहाँ से, यहाँ तो सवेरे निकल जाता, पेपर में आता था, रिजल्ट भी पेपर में आता था भैया। हम शाम को हमने बड़ी मुश्किल से लड़कों से इकट्ठे करके 50 रुपया जमा किया सर। 50 रुपया बड़ी बात थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। हमने पेपर खरीद दिया, फिर एक 50 रुपया जमा करके, और पुलिया के ऊपर सब बारात निकल गई, हम पुलिया के ऊपर खड़े हो रखे हैं, पेपर देख रहे हैं। अरे सर पूरा पेपर छान मारा, मैंने छाना, दूसरे ने छाना, मेरे मामा का लड़का भी उस समय हाई स्कूल का दिया था, उसका वो रेगुलर वाला था, उसने अपना देखा, वो तो 2nd डिवीजन पास, खुश हो गया। मेरा कहीं नाम नहीं, मेरे को बोला यार मनोदा तेरा नाम नहीं है। अरे सर मेरे तो फिर अब जो लास्ट ऑप्शन था वो भी डाउन, बड़ा दुखी हो गया सर, मैं पुलिया के पास बैठ गया। अब मैं बारात में जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं, मेरे तो कुछ मतलब एकदम कंफ्यूज हो गया। बड़ा उस समय महसूस हुआ यार, बड़ा, क्योंकि इस साल मेहनत भी करी है, आसाम राइफल की भर्ती भी छोड़ी थी, जो पाँव रोजी को लात भी मारी थी, मतलब लगी लगाई नौकरी छोड़ी थी। बड़ा दुख हो रहा गया, मैंने यार अभी बहुत मुश्किल है, अब मेरे वाला निकलता हूँ यार कहीं, वही ऑप्शन होते थे, दूसरा नौकरी के बारे में हम नहीं सोच सकते थे, बोला चल यार छोड़ कहीं नहीं। इतने में एक लड़का आया, उसने आवाज लगाई, मनोज तू पास हो गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने तेरे को नीचे फेंक दूंगा पुल मैंने पुल से नीचे फेंक दूंगा यार, मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं 1.5 घंटे से 3 बार मैंने पेपर पलटी करके देख लिया, और तो मेरे को बोला कौन सा पेपर दिखा, तो नहीं, मैं देख तो रहे हो। उसने मेरे को बताया, बोला रेगुलर वालों का है, बोला प्राइवेट वालों का अलग आता है। अच्छा, प्राइवेट का उसी पेज में अलग दूसरे पेज में आता था। अब मेरे को पता ही नहीं, मैं रेगुलर वालों में ढूंढे जा रहा हूँ, नंबर कहाँ से मिले सर, नहीं मिलेगा। तो देखा तो सर पास हो रखे हैं। अरे हे भगवान, पास का जब मैंने रिजल्ट देखा ना सर, सब भूख प्यास सब मिट गई, बारात भी जाना तो 10 पास हो गया सर, 10 पास है, प्रमोशन पास, 10 पास जो भी है, पास में आ गया, जिंदगी की पहली सफलता सर। उसके बाद जब 11 बजे रात पिथौरागढ़ में पेपर पहुंचा, 11 बजे रात, मेरा गांव का जो लड़का राजेंद्र हमारे साथ का हुआ करता था, वो पेपर लेके घर में पहुंचा, 1 बजे रात गांव में पहुंचा। उसने 1 बजे रात जाके मेरे घर के दरवाजे खटखटा दिए। मेरी माँ लोगों ने बोला
क्या हो गया, गांव में तो कोई इतना वो नहीं, पेपर इतना ही था कि रिजल्ट आने वाला है। उसने बाहर से आवाज लगा दी, बोला मनोज पास हो गया, बोला, और चला गया अपने घर की ओर। अच्छा। तो मेरे माँ ने पिताजी को जगाया, बोला मनोज, वो राजेंद्र आया था, बोला कि मनोज पास हो गया। पिताजी ने अपनी शिरानी से निकाला मेरा जो रोल नंबर होता है, उसको लेके 1 बजे रात उठे 2 किलोमीटर दूर उसके घर में जाके बोला राजेंद्र बता पेपर दिखा पहले कहाँ है। पेपर देखा, मिलाया रोल नंबर, तब उनको यकीन आया, बोला हाँ पास हो गया। फिर आए घर वो खुश होके। मतलब ये सिचुएशन थी उस समय। पास होने के बाद सर, मतलब एक्चुअल में ऐसा लग रहा है हम कोई मूवी देख रहे हैं। मूवी देख रहे जैसे हैं मैं सर। आपसे बात सुन रहा हूँ ना, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि मैं मूवी देख रहा हूँ। सर सिचुएशन ऐसी, मेरे गांव की मैं बोल रहा हूँ, 20 लड़के आए या 40 लड़के, जो भी हम हाई स्कूल का एग्जाम देते थे, इंटर का एग्जाम देते थे, उसमें से 3-4 पास होते थे सर। ऐसा ही होता था पहले। हाँ, पूरे फेल, 2 3 4 5 लड़के पास होते थे। तो पास हो गया तो सर एक आस बन गया, अब तो आर्मी। फिर सर मेहनत में लग गए। उसके बाद पिताजी ने एक कॉल लेटर, उस समय कॉल लेटर सिस्टम होता था, अपने ग्रुप में भेजा जाता था कि लेटर भेजा जाता था कि मेरे बच्चा ये है जो भर्ती के लिए, इसके लिए कॉल लेटर मंगाना पड़ता, कॉल लेटर भरना पड़ता था। बीआरओ में जाके उन्होंने भरा, यहाँ से सोल्जर बोर्ड से। तो कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी आ गई घर में, मेरे नाम से आई वो चिट्ठी भी। पिताजी ने डाला होगा, मनोज कुमार मेरे नाम से वो फॉर्म भरा होगा। तो चिट्ठी आई तो मेरे को पोस्टमैन ने देखा, बोला तेरी चिट्ठी आई। मैं तो बड़ा, मेरी चिट्ठी कहाँ से आई? बोला कोई सरकारी डाक है। मैंने देखा, बोला कॉल लेटर है रुड़की से, रुड़की सेंटर में हमारे भर्ती है, और उसमें कॉल लेटर में तुमको बुलाया है भर्ती होने के लिए। अरे सर बहुत खुशी होगी सर मेरे को। और जब दिन मैं भर्ती के लिए जा रहा था तो चाची लोग वगैरह रो रहे थे। मतलब होता है, घर से बच्चा निकला तो 2-3 के साथ हम निकले तो रो रहे थे हैं। तो मैं बोला कोई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। मैंने बोला मैं एक ही बार जाऊंगा, या तो भर्ती होऊंगा, फिर उसके बाद भर्ती में नहीं जाऊंगा। मेरे को विश्वास था ना, मैंने आसाम राइफल की भर्ती देखी थी। मैंने बोला भर्ती होऊंगा, एक ही बार जाके भर्ती हो जाऊंगा। ऐसा विश्वास, मतलब कुछ आसाम राइफल की वो देख के मैंने यकीन सा हो गया, और मैं रुड़की गया और एक ही बार में भर्ती हो गया। उस बार से मैं पहली बार प्लेन से मैं डाउन हुआ था, मैंने उससे पहले प्लेन से नहीं देखा था। अच्छा, भाबर देखा ही नहीं देखा था सर। जब मैं टनकपुर, ये जो टनकपुर वाला नाला नहीं होता था, वो रोड बिल्कुल नाले में ही होती थी। हाँ, रोड नाले पे थी, पुलिया नहीं थी, कोई पुलिया नहीं थी। उसके बाद जब गाड़ी आगे को चली, मैं फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, जो ड्राइवर के बगल में बोनट के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था। जब गाड़ी आगे को निकली ना, उस पुलिया को क्रॉस करके जो ही गाड़ी निकली, तो मैंने एकदम सीधी सी रोड देखी। हाँ। मेरे मुंह से एकदम से ऐसा मतलब ऐसा आ गया, अरे बाप रे। तो सब मेरे को देखने लगे, क्या हुआ? ड्राइवर ने पूछा क्या हुआ भाई? अरे मैं देख कितनी सीधी रोड है, मतलब मोड़ ही नहीं है। मैंने ऐसा सीधा रोड ही नहीं देखा था सर। पहाड़ में कहाँ था? पहाड़ में तो हर जगह मोड़ होते थे। मैं बड़ा सोचता रह गया, ये तो गाड़ी मुड़ भी नहीं रही, सीधी चल रही है। बड़ा कंफ्यूजन रहा मेरे को। फिर उसके बाद में प्लेन से मैं, मतलब फिर ट्रेन भी मेरे लिए एक ऑप्शन, मतलब एक वो था कि मतलब बहुत बड़ा क्या ट्रेन देखूंगा आज मैं। बरेली पहुंचे, उतरे, ट्रेन में गए। पहले तो ट्रेन को हमने बाहर से देखा, अच्छी तरह सोया, हाथ से सोया, ये भी पता नहीं चला। शुरू में तो 2-3 बार तक तो ये भी पता नहीं चलता गेट कहाँ से अंदर को जाना, स्टेशन का कहाँ से बाहर को आना, ये भी पता नहीं चलता था। तो बरेली में जब हम गए, ट्रेन देखी, बोला इसी में बैठ जाओ। अब उस समय हमारा ना रिजर्वेशन ना कुछ, जो ट्रेन इधर को आ जा रही, कहाँ जा रही, ये जाएगी रुड़की, तो उसी में बैठ गए। उसी में बैठ जाओ। तो बैठ गए, जहाँ से सीट मिली, जहाँ पे वो मिली, तो अंदर घुस गए। ट्रेन को भी बड़े गौर से देखा हमने। वहां पहुंचे तो वो ट्रेन करीब 3 बजे रात रुड़की में पहुंच गई। रात भर नहीं सोए हम सर, रुड़की आ जाएगी करके। अब हमें क्या पता सुबह 3 बजे आएगी, शाम के बैठे हुए हम सोए ही नहीं, बातों में लगे रहे, कहीं ट्रेन आगे निकल कहीं ट्रेन आगे निकल जाए। तो रुड़की में उतर गए। रुड़की से रिक्शा किया तो अकेला था मैं, जो और थे वो अपने अपने उनके रिलेटिव में चले गए, मैं अकेला था। मैंने तो रुड़की सेंटर में भर्ती वाली जगह जाना था। मैं गया सर, आप सच नहीं मानोगे, जब मैं आर्मी के गेट में पहुंचा तो उन्होंने मेरे से पूछा, रोका वहां पे, बोला कौन? मतलब सर मैं भर्ती होने आया हूँ। बोला और ऐसे बोला यार आपके मैंने बोला ये कॉल लेटर है, ये मेरे पिताजी का डिस्चार्ज बुक है, उसी से चल जाता था। उन्होंने भी देखा यार आर्मी से। बोला यार आप तो आर्मी, आप भाई बंद रूम में जाओ। बोला
मैं लोग कहाँ है, बोला सर इधर से सीधे जाना आगे जाके और थोड़ा सा राइट लेना, उसके बाद सीधे वाली रोड, मेन रोड पकड़ेगा, सीधे जाके आपको वहाँ किसी से पूछ लेना। मैं सोचा इधर ही आसपास में होगा सर। अंधेरे में निकला सर मैं उसके कैंटे के अंदर, मैं रात भर घूमता रहा सवेरे 6 बजे तक सर, लेकिन मेरे को मेरे को कुछ नहीं पता चला। वापस आया उसी गेट में मैं सवेरे। मैं 3 बजे के बाद घुमा हुआ, सुबह 3 घंटे घुमा हुआ वहाँ, लेकिन मेरे को कहीं ऐसी जगह फंस गया मैं वहाँ, जहाँ पे डोजर वाला टर्निंग चलती है, उन्होंने ऊपर खबर तोड़ फोड़ मचा रखी थी, उसी इलाके में फंस गया मैं। अच्छा। तो वहां से फिर मैं सवेरे उसी रास्ते, बड़ा मुश्किल से मेरे को वापस आने का रास्ता मिला। वहां आके मैंने उनको बोला, सर मेरे को भर्ती कहाँ होती है वो बता दो, वो उधर ही जाता। बोला भर्ती तो इधर ही होती है पास में, इस ग्राउंड में चले जाओ। मैं तो सोचा वहां रुकोगे इसलिए वहां भेज दिया। फिर मैं उस ग्राउंड में चला गया सर। ग्राउंड में गया तो मैंने उधर ही बाथरूम था, एक बाथरूम में तैयार हुआ और अपना सामान एक जगह रख के सवेरे भर्ती में खड़ा हो गया। और भर्ती में दौड़ भाग हुई तो निकल गया, और दिन भर में हमारा फिजिकल वगैरह वो निकल गया। अब हो गया शाम, शाम को फिर सब निकल गए, भर्ती ग्राउंड खाली। अब मैं उधर ही, मैंने उसी जगह पे सर 2 रात में सर ग्राउंड में सोया। 2 रात की? 2 रात, एक रात उस दिन, फिर दूसरी रात भी। अच्छा। मेरे को ये पता नहीं था मैंने जाना कहाँ है। मैं भर्ती में खड़ता था, भर्ती से जो भी वो निकलता था, उसके बाद उधर पे शाम को बैग लटका के शाम को एक चादर ओढ़ना, मुझे सो जाना। अच्छा। तो एक संतरी आया रात में, एक ड्यूटी वाला आया, तो उसने मेरे को जगाया, बोला भाई तू यहाँ क्यों सो रखा है? मैं सर भर्ती होने आया हूँ। तो भर्ती होने आया यहाँ क्यों सो रखा? बोला तो भर्ती, तो वहाँ पे भाईबंद रूमों में क्यों नहीं जा रहा? मैंने सर मेरे को पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था भाईबंद रूम का सिस्टम, आगे आर्मी में हम भी कभी गए नहीं थे। तो फिर उस बंदे ने मेरे को बताया, फिर उसने बोला, मैंने सर मैं गया था, मेरे को कुछ मिला नहीं, वापस आ गया था पहली रात में। बोला तो ठीक है, अब मेरे साइकिल में बैठ, उसने मेरे को साइकिल में बैठाया अपने, और मेरे को साइकिल में बैठना ना आए सर, आप सच नहीं मानोगे। साइकिल देखी नहीं सर, पीछे बैठ नहीं पाया सर मैं, मैंने मेरी वजह से वो बेचारा गिर गया। अच्छा। तो मैं बैठा ही ढंग से, फिर मैंने दोनों साइड बोला ऐसा कर, दोनों साइड पाँव डाल के आराम से बैठ जा, बोला। फिर मैं बैठा, वो मेरे को ले गया भाईबंद रूम में पहुंचाया उसने, वहां मेरा बंदोबस्त उसने अच्छा किया, और फिर मैं उधर ही रहने लगा। तब मैं बोलता हूँ सर, फौज की नौकरी 26 साल निकाल दी, और हमारे पास ऑप्शन ही वही थे, तरीके वही थे, लेकिन आज नहीं सर। आज बहुत सब कुछ बदल चुका है, बदल गया है। आज अगर कोई बोलता है कि हम उत्तराखंडी हैं और हम फौज के लिए अपना सब न्यौछावर करते हैं, ये सर नहीं, ये कोई नहीं, ये हमारी बड़ाई नहीं है सर, ये हमारे हमारे समाज की और हमारा विकास की मजाक है। आज का बच्चा अगर ये बोले कि मेरे पास सिर्फ फौज का ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब सर हमारा पूरा सिस्टम की गलती है, बेकार है फिर तो ना। उस समय का रोना और आज का रोना अंतर है सर। आज मेरा बच्चा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए फौज, उत्तराखंड का। हर फौजी ने योगदान, हर परिवार ने योगदान दिया है आज तक इस आर्मी को, और यह ऑप्शन हो तो मेरा बच्चा कमीशन लेके जाए। सही बात है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये हम बड़ा ही नहीं है। अगर फौज में बढ़ते बच्चा हमारा अग्निवीर के लिए लाइन में लगा है, ये मैं बोलता हूँ हमारी बेइज्जती है, और हम पूरे पहाड़ियों की बेइज्जती है। क्यों बताओ? अभी भी सिपाही में, अग्निवीर में धक्का खाए हम। कब तरक्की करें? कब किसका नाम विकास बोलते फिर आप? विकास कैसे कहेंगे फिर? अगर आज हमारा बच्चे के आज भी फर्स्ट ऑप्शन अग्निवीर है या आर्मी के लिए, ठीक है, देश सेवा हमारे रग रग में भरी है, मैं मानता हूँ इस चीज को, मजबूरी थी, कुछ हमारे बुजुर्गों की ये वो थी, लेकिन आज सर ऑप्शन, आज दो ना कुछ तरक्की, दोनों उसको बनाओ ना सर, उसको भेजो आर्मी का ऑफिसर बना के, तब मैं बोलो हाँ ये प्रोग्रेस है। मेरे बच्चे ने पिथौरागढ़ से पढ़ा और उसने अपना आर्मी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन मारा। आज भी मैं अग्निवीर में 10 पास में भर्ती करूं उसको, इतना पढ़ा लिखाने के बाद, तो सर इसको विकास बोलोगे आप? कोई विकास नहीं हुआ। ये तो हम उसी गड्ढे में डूबे हुए हैं। फिर वही कंडीशन जिसमें हम निकल के आए वही आज भी है। फिर अग्निवीर भी उसके लिए है जो एक्चुअल में सच में समाज में कमजोर बैठा है कि हाँ उसको करना है कुछ लाइफ में, लेकिन हाँ कुछ की वजह से कर नहीं पा रहा। मेरे पिताजी आर्मी निकाल के गए, मैं आर्मी निकाल के गया, आज मैं अपने बच्चों को भी उसी अग्निवीर में डाल दूं सर, हमने क्या भी प्रोग्रेस की? फिर क्या किया फिर? हाँ सही बात है, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अब है वैसी कंडीशन हो रही है आजकल सर, अब बहुत मजबूर है। और क्या बहुत अक्सर मैंने इसी खटीमा के अंदर देख लूँ ना सर, बहुत से परिवार ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे जिनके बच्चे नशे के आदी हो गए या बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आज भी एक ही ऑप्शन है आर्मी, 10 पास कर लेगा, इंटर कर लेगा। लेकिन सर आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया सर,
पहले आपके बच्चे पहाड़ में रहते थे, उनके मसल पेशियां मजबूत थी, बिना प्रैक्टिस के भी दौड़ निकाल देते थे। आज का बच्चा पौष्टिक आहार लेता नहीं है, फिर नसों में पड़ जाता है। नशों में पड़ जाता है, और जिस कंपटीशन में खड़ता है, बनवसा में भर्ती होती है सर, आज अगर बनवसा में 10,000 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से 8,000 बच्चे 6-6 महीने, साल भर ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर चले हैं उनमें साल भर 2-2 साल ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। वो बच्चा भर्ती होगा, आपका घर का बच्चा भर्ती होगा जो 8 बजे 9 बजे उठ रहा है। सही बात है। मतलब ही नहीं होता वो उनको निकाल दे, इतना कंपटीशन है आज तो वो बच्चे ऐसे आज बेरोजगार। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे जो आज की भी पीढ़ी है, मेहनत करनी पड़ेगी आज ज्यादा। आज आपको अगले सर, आज आपको टाइमिंग का कोई मायने नहीं है, आज तो आपने सबको कंपटीशन देना है। सही बात है। और अग्निवीर में भी जाना है तो अग्निवीर में अपने आप को पक्का करने के लिए भी कंपटीशन देना है। पक्का करने के लिए कंपटीशन देना। अग्निवीर का ऑप्शन देखो सर, चाहे आज समाज में राजनीति में कितने पॉइंट होते हैं कि उसे देखा जाए तो अग्निवीर आर्मी के हिसाब से हमने तो 26 साल आर्मी में निकाले हैं। कोई आर्मी वाले को अग्निवीर भी अच्छी लगती होगी, या मेरे विचार क्या थे हमारे पहाड़ क्षेत्र के हिसाब से अग्निवीर एक सही ऑप्शन भी है। और किसी के विचार से नहीं यार, एक बार भर्ती हो गया तो बाकी वो वाला खत्म। देखो एक्चुअल में नहीं कर रहे लोग ना, देखो जो जिसको परमानेंट सर्विस भी मिलती है वो कहाँ खींच रहा है। लेकिन मैं अग्निवीर को सही तब मानूंगा सर जब आज हमारा अग्निवीर आने के बाद जो गवर्नमेंट के हमारे लिए वादे हैं कि आपके बच्चे को 10% हर विभाग में कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। आज मेरे अग्निवीर जितने भी है, मेरे पहाड़ के क्षेत्र के, मेरे गांव के, मेरे घर के गरीब परिवार के जो वापस आते हैं उनको ऑप्शन मिले, और ऑप्शन मिलने के बाद उनके पास सर्टिफिकेट है सर, वो 4 साल आपके पास बिल्कुल फिट फोर बन के पूरी ट्रेनिंग लेके आके उनको पहले ऑप्शन देना चाहिए और फर्स्ट उनको जॉब मिलनी चाहिए। और ये अग्निवीर का जॉब अगर मिल गया सर, मैं मतलब फौजी की लाइफ से तो बेस्ट लाइफ हो जाएगी उसकी। 4 साल आपने आर्मी में निकाल के आगे 4-5 साल जो भी अग्निवीर ने दिए पूरी ट्रेनिंग, उसके बाद 60 साल तक अपने आपके बच्चों को जॉब लगने तक आप आराम से नौकरी करो। सही बात है। हम गरीब परिवारों के लिए तो इससे बड़ा ऑप्शन है ही नहीं। अगर मेरा बच्चा 10 पास के बाद मैं किसी कोई डिग्री करा नहीं सकता हूँ, गरीब आदमी है, घर में गाय भैंस पाल रखी है, तो मैं आज पढ़ाई कितनी महंगी होगी, कोई भी कोर्स के लिए लाखों रुपया चाहिए, हमारा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके लिए तो अग्निवीर ही सबसे अच्छा रास्ता है। बच्चे को सही लाइन में भेज दिया, अग्निवीर में भर्ती हो गया, उसके बाद बच्चे के लिए गवर्नमेंट अगर ये फैसिलिटी देती है हर विभाग में, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, केंद्रीय जितने भी रिजर्व बल है उनमें ऑप्शन देती है। यहाँ तक कि मैं तो बोल रहा हूँ सरकारी विभाग जितने हैं उनमें ऑप्शन देने चाहिए, बैंक से लेके हर एक चीज में। अगर बच्चा वहां निकल जाता है तो अग्निवीर से बेस्ट कोई सिस्टम ही। अग्निवीर सर अपने परिवार को ही नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र, हमारे समाज को भी बचाने का बहुत अच्छा है। बड़ा तरीका। ये अग्निवीर 20 साल पहले होते या 40 साल पहले होता तो हमारे घर में हर आदमी एक आर्मी एक्सिस होता। हर कोई प्रिपेयर्ड होता हर चीज के लिए पहले से। सर ताकत से या शारीर से तो थोड़ी लड़ा जाता सर, दिमाग से भी लड़ा। जिसका मन मजबूत। एक छोटी सी बच्ची को आप सर आज डांस सिखाओ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, छोटी सी बच्ची आपको डांस सिखाओ और एक बच्ची को बॉक्सिंग सिखाओ, अपने जीवन के हर कठिनाई को बॉक्सिंग वाली अच्छी तरह झेलेगी। उसका दिमाग की लड़ाई की ओर हो गया, उसका दिमाग हर चीज से, उसके शरीर में ताकत नहीं भी होगी ना सर, चाहे वो अपने आप को कहीं फाइटिंग ना हो, चाहे वो मेंटल कहीं से लड़ना हो, उसका दिमाग ज्यादा मजबूत हो, वो अपने आप को बचा सकती है, हर जगह जूझ सकती है। मान लिया जाए जूझने में वो ज्यादा अच्छी होगी। हाँ वही चीज है। अग्निवीर बन के अगर बच्चा बाहर आ गया, चलो घर में किसी और विभाग में लग गया कहीं भी, लेकिन उसके अंदर एक मेंटलिटी बनी है, वो आर्मी से कभी रिलेटिव रहा है। वो फिटनेस, वो स्ट्रगल, वो सर्वाइवल, वो सब चीजें वो सीख के आएंगे 4 साल में वहां से। सब चीज सर है ना, गलत से लड़ने का। आज एक बंदा किसी विभाग में नौकरी करने जाता है, वो होता है आलसी, 10 बजे 11 बजे उठने वाला, उसको पता ही नहीं कुछ भी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं सर। ना समाज का, ना देश का, ना भक्ति का, ना राष्ट्र का, ना हिंदू का। अरे सर इधर इजराइल को देख लो ना, इजराइल का युद्ध हुआ, हमने तो हमारे देश का भी युद्ध होते थे, या हमारे देश में भी मैंने ऐसी कहानियां सुनी थी कि कुछ एक लोगों ने विदेश के विजय बना के भाग गए थे जब जरूरत देश को पड़ी थी। अमीरों ने बोला यार ये तो उस समय देश,
और इज़राइल ऐसा देश था सर जिसमें अपने विदेश की जितने भी इज़राइली विदेशों में थे, सबने अपना सब कुछ छोड़ के अपने देश में चले गए वापस। वापिस आ गए। गए थे। हुँ। तो सर यही तो भाव है, ये भाव होता है सर, देश के प्रति समर्पण इसको बोलते हैं। सही और बात ये है। समर्पण क्यों है सर? क्योंकि वहाँ पे हर किसी को आर्मी लागू है, चाहे आप 2 साल करो, 3 साल करो। हाँ, नियम है वहाँ पे परमानेंट। न तो हमारे और यहाँ नहीं, अगर हमारे यहाँ का नेता बोलता है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ सर, हुँ, 2 साल 4 साल अग्निवीर जॉइन कर, उसके बाद आ तो जितना बड़ा नेता बनना है बन। फिर बन, क्या दिक्कत है? गलत बोल रहा हूँ? हर एक विभाग को ये होना चाहिए, आर्मी 100% आपको लागू है। आर्मी ट्रेनिंग आर्मी ट्रेनिंग 4 चाहे साल आप का, 2 साल करो, 4 साल करो, 3 साल ट्रेनिंग का समय तो होना चाहिए कम से कम। ट्रेनिंग पास करके आ जाओ ना, ऑप्शन रख दो ना। हुँ, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने आर्मी ट्रेनिंग की है, इंडियन आर्मी। सर हुँ, वहाँ पे आपको 6 महीने लगते हैं, एक सिविलियन को आर्मी में साल भर, 6 महीने साल भर के अंदर एक सिविलियन बच्चे को, जिसको हुँ, दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, उसको एक सोल्जर बनाने में आर्मी के पास इतनी तगड़ी सर, ये हम लोग सुनते हैं ना सर हुँ, कि उग्रवाद ने आत्मघाती बना दिया। हुँ, सर 1, 2, 10, 20, 50 ही बनाए तुमने। हुँ, सर ये तो लाखों आदमियों को आत्मघाती बना देती है आर्मी। हुँ, हम क्या थे? आत्मघाती तो थे सर। सही बात जब है, तक हमारे कमर में बेल्ट थी, हुँ, मैंने अपने देश के लिए सोचा सर, मैंने नहीं सोचा मेरे घर में बच्चे हैं या कारगिल की लड़ाई में या किसी और लड़ाई में, किसी ऑपरेशन में या कहीं भी गया, कोई भी फौजी हुँ, उससे पूछ लेगा तो भाग के आ जाएगा, हुँ, बोला फांसी खा लूंगा साला घर जाके। वो खाया भी था। आपके सामने उदाहरण थे, कारगिल में कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने डर के मारे या किसी कारणवश भागे थे वहां से और घर आके फांसी खाई उन्होंने। अच्छा, कहानियां सुनी होंगी आपने। अच्छा, ऐसे भी फौजी थे, उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया फिर हुँ, कि कारगिल छोड़ के भाग के आ गया, तो उन्होंने घर में आके सेल्फ सुसाइड कर दिया। इतनी ग्लानि होगी उनको। होता है। होता है। और दूसरी बात, मैं तो सर बहुत सारे ऑपरेशन मैंने भी अटेंड नहीं किए या बहुत सारे वो नहीं किए, लेकिन जिस सिचुएशन से जिस अच्छा, आपके क्या रहते थे जनरली ऑपरेशन? सर हम इंजीनियर वाले थे, तो हमारे को हर आर्मी के हर फंक्शन में, हर ऑपरेशन में इंजीनियर का रोल होता है। अच्छा, चाहे वो लड़ाई से लेके हुँ, सप्लाई चेन तक कहीं भी, हुँ, हमारा ऐसा किस्म का सिस्टम था, हमने सबके साथ बट के रहना था। हुँ, क्योंकि हमारा टास्क ही ऐसे थे जो मतलब आर्मी के साथ ही सपोर्ट, लड़ाई के दौरान हो, किसी मूव के सप्लाई दौरान चेन हो। टाइप में, सर सप्लाई आर्मी चाहे इंजीनियर वो ब्रिज बनाना हो, फील्डों है में ना? ऐसा था कि इंजीनियर अगर आर्मी के साथ नहीं है ना सर, हुँ, आर्मी हमारी डिले हो सकती है। इंजीनियर आ, डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि रास्ता तोड़ देंगे, मतलब एनिमी है जो वो हुँ, आपको हर जगह से प्रॉब्लम खड़ी करेगा। हुँ, माइन फील्ड लगा दिए, ब्रिज ब्लॉक कर दिए, तोड़ दिया, मतलब बमबारी हर एक चीज। तो वो रास्ता आर्मी को देने के लिए इंजीनियर ही चाहिए। सही बात है। सर जो पैदल सेना है, वो तो हुँ, भाग के कूद के कितना, तो गाड़ियां हमारे उनके लिए सप्लाई सारा चैन तो फिर रोडों से चाहिए ना। हुँ, तो इसमें और जो माइन लग गए, माइन को निकालना, रोड बनाना, रास्ते बनाना, मतलब इंजीनियर का बहुत तगड़ा रोल है सर इसमें। तो कहने का मतलब है सर कि जब ये सिचुएशन आती थी जब ना, हुँ, बाद में मैं सोचता था यार, मेरे तो घर में बच्चे हैं यार, मेरे माँ बाप भी तो ज़रा थे, सी भी चूक हो जाए तो क्या होगा? क्या होता। हुँ, बाद में सर, बाद में आने के बाद सोचता था, हुँ, वो डर बाद में होता, अरे उस समय मैंने ऐसा कर दिया, या मेरे साथ वाला, जब एक गोली चल गई अपने साथ वाले को, किसी को गोली या कोई ऐसी घटना होगी सर, हमारा फौजी का मतलब सब कुछ वो भूल जाता था फिर, हुँ, उसके पीछे कौन है, उसके आगे कौन। अभी बस आपने देखा होगा ऐसी ऐसी सिचुएशनों में, मतलब ऐसी जगह पे उनके लिए नॉर्मल हो जाता था गोली चलना, अरे चल रही तो चल रही, चल पीछे नहीं आ सकता हूँ। तो ये आत्मघाती तो थे, हुँ, पर देश के लिए थे ना सर, सही बात है। उनके बल पर ही तो आज देश ऐसी ट्रेनिंग समाज में हर किसी की होनी चाहिए अपने आप को बस बचाने के लिए, अपने ना कि समाज आतंकवाद फैलाने के लिए। अपने समाज के लिए, हुँ, अपने देश के लिए, हुँ, फिर किसके लिए? अब इससे बड़ा काम और संसार में तो मेरे को नहीं लगता कि अपने देश से बड़ा काम कोई मतलब और रखा हो। हुँ, बाकी मैं तो बोलता हूँ सर, अपनी कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपके लिए आपने कितना ही बड़ा काम किया हो, तो वो अपने स्वार्थ, एक स्वार्थ था उसके अंदर
ये तो सर आपने देश सेवा की है सर। अगर आपने इसके अंदर आर्मी में जो बड़े-बड़े मेडल लेके जाते हैं, बड़े-बड़े अफ़सर होते हैं, बड़े-बड़े होते तो सर किसके लिए करके गए वो? देश के लिए करके गए। उसका नाम है तो तभी है। सर उन्होंने निस्वार्थ किया है। क्या तनख्वाह थी पहले? कुछ भी नहीं थी सर। अभी ये कमीशन लागू हुई है, अभी आज की युग में तो फौजी आदमी बनने के बाद थोड़ा दिखता है। आपको सच बताऊँ 93 में मैं भर्ती हुआ था। 93 तो हाँ, 93 में 93 में। 93 नहीं 83 में होगी। ना, मैं 93 में भर्ती हुआ था। हाँ मैं दो 93 में भर्ती हुआ था। 2019 में पेंशन आ गया था सर। तो उस समय सर क्या तनख्वाह थी? 2000 भी नहीं होती थी। हम तो अच्छे हम अच्छी जो पुरानी तो 600-700 में भी लेकिन उसमें पैसे की वैल्यू थी। वो 2000 रुपया भी कुछ घर में पहुंचे। सर मैं जब पहली छुट्टी आया था तो पूरा 6 महीने साल भर जमा करने के बाद 4000 रुपया लाया था। बस अरे सर बस नहीं था, बहुत ज्यादा था वो। उसको 4000 रुपया 10-10 के नोट थे सर, 20-20 के नोट थे, 50 रुपया गड्डिया गड्डिया 4000। वो 4-5 गड्डियां देखी, इतना खुश था कि मतलब बहुत पैसे जोड़ दिए। अब तो घर आया तो उसमें से मैंने 3000 घर में दिया, तो 1000 अपने लिया। 1000 से महीना भर ऐसे गुजारा चला, बाप रे। खर्चा नहीं कर पाया फौजी आदमी। तो था, आज के युग में नहीं है। अभी तो आप जो आज नया रंगरूट अपने ट्रेनिंग पूरी करके आता है 6 महीने साल भर की, वो लाखों का बजट लेके आता, लाखों का रुपया लेके आता है। तो बिजनेस में लगाता है, बिजनेस करता है, व्यापार तो करता है आज के व्यापार टाइम पे। करता है आजकल। पहले पहले तो था सर पैसे के। आज फौजी आदमी के लिए तो फैसिलिटी बहुत है। फैसिलिटी भी बहुत अच्छा, सब कुछ हो गया। लोग तो यहाँ पे एक दूसरे को इल्जाम देने के लिए, हम कांग्रेस को देंगे, वो बीजेपी को देगा, वो जिसका जो बंदा है मतलब। हम एक टॉपिक चुन लेते हैं, क्योंकि ये दिल दिल में लगने वाली बात। आर्मी पर्सन के हिसाब से बात करोगे तो मतलब हर किसी के दिमाग में दिल में बैठेगी। अरे हाँ यार, आर्मी के लिए उनकी सिचुएशन में उन्होंने किया, इस पार्टी की सिचुएशन में ये कर रहे हैं। इनका अपना अपना तरीका है। मेन रोल तो है आर्मी में, तो सर पहले ही लिखित में हो जाता है। हमारे लिए कोई राजनीति पार्टी नहीं होती सर। उसमें लीगल राजनीति नहीं करेंगे हम। कोई पॉलिटिक्स नहीं। जो सर सत्ता में है वही है, भारत सरकार है हमारे लिए। तो ऐसा ही रोल आपका आज के टाइम पे बजरंग दल में भी है ना। ना, जो सत्ता सत्ता ना हुए मतलब। जो सत्ता में है वो वही भारत सरकार है हमारे लिए सर। चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी है सर, हमारे लिए वही माई बाप है। अगर मैं सोचूंगा मेरे को मोदी पसंद नहीं है, ये सत्ता में नहीं है, तो मैं तो सर वो फिर आर्मी मैन नहीं होता सर। वो सही बात कौन है। है उसका फिर। तो राजनीति कर बाहर आ गई है। आजकल करते हैं बहुत से लोग, फौजी आदमी कमेंट कर देते हैं, जब तक बेल्ट की नौकरी में है ये सब नहीं करना चाहिए मतलब। हम लोग, हाँ, रिटायरमेंट के बाद आप जियो ना अपनी लाइफ। सही बात है। हमने भी ऑप्शन चुना था। मैं रिटायरमेंट आया था, मैंने विश्व हिंदू परिषद चुन लिया। मैंने उसमें देखा कि यार समाज सेवा ठीक है यार, बढ़िया है। हमारी ओर से कोई पार्टी कुछ कर रही हो सर, हाँ, हम पार्टी में दबाव बनवा सकते हैं, या आज की जो प्रशासन के ऊपर दबाव बनवा सकते हैं सत्य के लिए। ऐसा नहीं कि हम किसी गलत के पीछे लग के नहीं तो है। जैसे कि हम पॉडकास्ट कर ही रहे हैं, जनता में सुन ही रही है। हाँ, तो विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं हम, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनता भी जाने कि एक्चुअल में मकसद क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है हमारा इसका, ये है क्या चीज कि हम क्या करते हैं इसमें। सर विश्व हिंदू परिषद का, अगर जो आदमी विश्व हिंदू परिषद के जब तक वर्ग में नहीं जाएगा ना कोई, जब तक उसके अंदर नहीं घुसेगा ना, तब तक ये आपकी बात, उसकी बात, इसकी कमेंट है सुन के, बातें सुन के कंफ्यूज रहता है। सही बात है। मैं खुद था। मैं जब जुड़ा था तो मैं कमेंट पढ़ता था लोगों के। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कोई संघी बोल दिया, आरएसएस वाले बोल दिया, ये बोल दिया। मतलब एक ये राजनीति से प्रेरित शब्दों को हम अपने दिमाग में बैठा देते थे। जब मैंने वर्ग किया था सर, वर्ग करने के बाद नॉर्मल वर्ग सर, कोई बड़ा वर्ग वो नहीं, खाली एक विश्व हिंदू परिषद के तौर पर मतलब जुड़ा, एक सदस्य के उसमें वर्ग का मौका मिला, करके आए हम 10 दिन तक वहां रहे। तो एहसास हुआ सर कि यार नहीं, सही रास्ते में गए, सही चीज पकड़ा है। क्या है वो रास्ता? मैं बताता हूँ सर। देखो, लोग आज जातिवाद या समाज के हिसाब से जो भी बोलते हैं, बाहर की बात है, आरएसएस और संघ की जो एक मेरे को लगा, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मेरे को ये लगा ना सर, उनके लिए सर एक मतलब, जो ये हमारे देश का निवासी है, हिंदुस्तानी,
हिंदुस्तानी का मतलब सर इसमें सारी धर्म, सारी जातियां, सब कुछ आ जाता है फिर जब हम हिंदुस्तानी बोल देते हैं। सही बात है। उसमें क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सब ये हिंदुस्तानी है सर। और इन हिंदुस्तानियों को की रक्षा, इन हिंदुस्तानियों का विकास, इन हिंदुस्तानियों की मतलब सेवा भाव, जो हम एक माता के संतान तभी हो सकते हैं जब हम देश को माँ मानेंगे। सही और बात है। हिंदुस्तानी तभी उस माँ के साथ, हिंदुस्तान हमारी माँ है, जन्मभूमि है, तो उसमें सारे बच्चे पैदा है। सर आपकी शकल काली या पीली इससे मतलब नहीं ना फिर। एक माँ के कोख से जन्म लिया तो एक खून से हम अगर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं तो फिर हमारे धर्म कोई मायने नहीं रखते हैं। सही बात है। बस उसके अंदर यही सिखाया जाता है हमने देश की रक्षा के लिए किस कदर हद तक जाना है कि सर। अब रही बात सर सनातन या अदर उसमें, ये सर ये अंदरूनी झगड़े मैंने माने उनको। एक बार असल एक समाज थोड़ा रुष्ट हो रखा है, आज 2-4 दिन गाली गलौज करेगा कुछ नहीं हैं तो सब एक ही हिंदुस्तानी हम। बस इसमें यह है कि बजरंग दल का रोल या विश्व हिंदू परिषद का रोल यही हो जाता है यार जो कमजोर पड़ा है या जिसको प्रशासन की ओर से थोड़ा नजरअंदाज किया जा रहा है या जिसको होता है सर परिवार में जो बड़ा भाई होता है 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा खाता है वो, चाहे छोटे की कितनी गलती हो। सही बात है। छोटे ने गलती करने के बाद मम्मी करके चिल्लाना और मम्मी ने आने 2 बड़े को टेक देने हैं। होता था ये पारिवारिक है ना, नॉर्मल बात है। वही चीज हिंदुस्तान के अंदर हम धर्मों के हिसाब से जो बढ़ गए वही चीज हुआ है। उनको हमेशा छोटे भाइयों की तरह, सिख, ईसाई, मुस्लिम या कम है, छोटे भाई है, हमारा तो देश ही है यार, लेकिन इनको थोड़ा सा हमारी राजनीति ने भी सपोर्ट दिया, हमने भी उसको एक्सेप्ट किया सर, हमने भी मंजूर किया, चलो कोई बात नहीं यार इनको दे दो यार, हम कोई बात नहीं, हम तो नहीं मिलने के बाद भी चुप क्यों रहे, क्योंकि अपने आप को चलो एक वो समझ किया चलो अपना ही जैसे परिवार में होता है बड़ा चलो कर देता है खिलाना इसी को दे दो चलो कोई बात नहीं, जबकि बच्चे दोनों थे। सही बात है। फिर भी बड़ा मान जाता है कि चलो यार भैया को दे दो। लेकिन ये चीजें कुछ एक आज के समय में ऐसा हो गया है कि सर उसका नाजायज फायदा छोटा बिगड़ जाता है सर। मैं पारिवारिक हिसाब से बता रहा हूँ आपको। हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता है। छोटा बच्चा बिगड़ जाता है, उसकी आदत खराब हो जाती है, उसका व्यवहार खराब हो जाता है, उसका नेचर मतलब हर एक चीज में क्यों उसको फिर जिद करने की आदत पड़ जाती है, उसको फिर नहीं जी ऐसे नहीं दोगे तो मैं जिद करूंगा। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो भाइयों से झगड़ना शुरू करते क्यों मेरे को चाहिए पहले। तो इसी चीज को मेंटेन करने का मतलब व्यवस्थित तौर पे रखने के व्यवस्थित लिए। तौर पर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल एक आपने नहीं देखा होगा सर कहीं कि बजरंग दल वाले हैं तो नहीं जी हमें इस धर्म को जरूरत नहीं, हम इनको मारो भगाओ, ऐसा नहीं होता ना सर। ऐसा कभी नहीं किया। कभी किया ऐसा नहीं होता। धर्म की हाँ इतना जरूर होता है कि सर इसने गलती की तो इसको सजा दिलाओ आप। अब हम इनके साथ खड़े हैं, हर समय तुम बड़े को ही क्यों टोकते हो, ये गलत कर रहा है उसके बाद भी इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप। न्याय की मांग करना, न्याय की मांग करना, तो ये गलत तो नहीं है ना सर। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल भी गलत है। आप उनका भी कोई सिस्टम है या उनके पास भी ऐसे किस्म के संगठन हैं जो उनको वो दिलाते हैं, दिलाना भी चाहिए। तो हमने भी ये बेड़ा लिया कि यार हमारे जो संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है, संभालेगा कौन संभालेगा आपको आपके धर्म के हिसाब से पूरी संविधान ने क्योंकि वेस्टर्न कल्चर तो आज के टाइम पे सब कुछ बुलाता जा रहा है। देखो सर संविधान के हिसाब से आपको कोई चीज ऐसी नहीं जो आपने लागू नहीं किया, सब कुछ चलाया, मदरसे चलाए या गुरुकुल चलाए या गुरुद्वारे चल रहे हैं, सब कुछ सब जो संविधान पर लागू है सब किसी को लेकर रोक रहे हैं। तो सर बड़ा भाई होने की ये सजा है हमें कि हमारे गुरुकुल न चलें, क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल या हम मैं टीका लगा के कैसे आ गया, मेरे ऊपर ही क्यों लागू हुआ ये चीजें के लिए बजरंग दल नहीं सर। आप उनको भी आने दो, उनको भी आप बुर्का पहना के आने दो, उनको भी सिख पगड़ी बांध के आने दो, सबको आने दो, लेकिन एक को तुम टीका लगाने से रोकोगे एक बच्चे को, गलत है। स्कूल आप कॉन्वेंट स्कूल चलाओ, सभी धर्मों के हिसाब से आप स्कूल चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है, पर सर सबको अपना अपना धर्म मानने का इजाजत दे दो। सही बात है बिल्कुल।
आज मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आर्मी से रिलेटेड कई स्कूलों में देखा है कई मैंने। स्कूलों में देखा है, कई जगह पे देखे ऐसे केस। हम तो आर्मी से रिलेटेड, हम तो सर जो हमारा मतलब गुरुद्वारा, आर्मी ने हमें पैर आपने करना कहीं नहीं कहीं सिखाया। पे ऐसा नाम सुना, सरोदरो स्थल, कोई कोई ऐसा मंदिर है हमारे देश में? हम्म, सरोदरो स्थल नहीं है ना। आप आर्मी में जाना सर, कभी कैंट में, उनको बोलना मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, कहीं सरोदरो स्थल है आपका। हम्म, फौजेश्वर बाबा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, हमारे सेंटर में उसको फौजेश्वर बाबा भी बोलते हैं। हम्म, सरोदरो स्थल है वो, उसमें गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मंदिर सब है उस मंदिर के अंदर, उसी के अंदर। और उसमें सारे इकट्ठे बैठते हैं हम सर। अच्छा, ये भाव होना चाहिए देश का, तो तभी तो एक्चुअल में ये बात हमारी विश्व हिंदू परिषद कहें चाहे कुछ भी कहें, आर्मी से ही जनरेट हुई है। आर्मी ने हमको सिखाया है एक्चुअल में सर। कि मैं बैर करना ही नहीं है, सबको समझना है ना। सर, मैं बोलता रहा हूँ सर, सब बराबर। सब बराबर। परिवार में हर एक सदस्य की वही की कीमत है सर। हम ये नहीं बोल सकते कि चलो, जिस समय हमारा देश का विभाजन हुआ, हम्म, हमारी समस्या, हमारी सिचुएशन क्या बोलती थी पता नहीं, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उस समय तो, ना। तो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, उसके बाद भी जो लोग यहाँ रहे या जैसा भी रहा, फिर भी हमारे देश ने एक्सेप्ट किया। सही बात है। उसी समय अगर ऐसा, आज भी समाज उस चीज को लेके चल रहा है। आज भी समाज चल रहा है, आज भी कभी ये नहीं। हाँ, अब रही बात टीस उठाने वाली या किसी को सुनाने वाली, वो तो बोल देते हैं सर, किसी को कोई भी गाली, एक गाली समझ लो इसको, या आपस में वो करने वाली। लेकिन जो हमारा जो संविधान बना है, जो जो सिस्टम बनाया है, उसमें सभी को जीने का अधिकार है सर। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसमें सारे धर्मों के लोग रहते हैं। नहीं, ये तो मैंने देखा है, किसी भी देश में उनका ही धर्म, उनका ही वो प्रिय होता है सबसे पहले। समझ रहे हो ना। हाँ। और हमारे धर्म में, सनातन के, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो नियम है सर, ऐसा इतना महान तो सर, मेरे को लग रहा है। अच्छा, जो भी बोले, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं सर। आप मानते हो तो जाओ भगवान के पास। हमारी प्रथा, हमारी तरतीब से आदमी पूजा पाठ करके फिर क्रिश्चियन बन जाता है। हमने नहीं बोला तो हिंदू बन, या ऐसा बन, या ऐसा कभी यहाँ आ सकता है। ये एक हमारी मतलब एक वो है, वो होना भी ऐसा ही चाहिए। आप क्या हो वो मतलब मायने नहीं रखता है। आप मेरी भावनाओं का सम्मान कर रही है, बड़ी बात है सर। आपने क्या पहन रखा, आप कैसे हो, आप क्या मानते हो, क्या पूछते हो, वो छोड़ो। जो मेरे भावनाएं हैं, जो मेरे पूजा पद्धति है, उसका सम्मान करे तो सबसे बड़ी बात ये है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तिरस्कार किसी का नहीं होना चाहिए। और रही बात हिंदू समाज में सर, आज के समय में अब इन लोगों ने क्या कर दिया सर, समाज ही बट गया हिंदू समाज से, खुद में समाज आपस बट में। गया सर। कुछ एक जो, अब ये जो मैं बोला था ना, छोटे बच्चे को जो हर समय ज्यादा महत्व देना, उसकी वजह से बच्चा बिगड़ जाता। अब बिगड़ गया बच्चा सर, आज के समय में ये हो गया कि बच्चा बिगड़ गया चुका है। अब वो अपनी मर्जी करना चाह रहा है। अब उसके लिए देश का सपोर्ट नहीं मिले तो बाहर का सपोर्ट लेके, चल मैं 4 गुंडे बुला के भाई को पिटवाऊंगा। ये सिस्टम हो गया अभी। अब हर मोहल्ले में देख लो सर, हर गली में देख लो, तुम्हारी यात्राओं में, तुम्हारे समाज में, मैं करूंगा, तुम कैसे रोक लोगे आप मेरे को? तो उस जीत के लिए, उसके बरखिलाफ में विश्व हिंदू परिषद काम, या बजरंग दल, बस इसी, यही तो जीत है। नहीं तो जरूरत क्या थी? नहीं तो अगर सर संविधान में ये हमारा न्यायालय में राम जन्मभूमि का मामला था, तो ठीक है, जब रिजल्ट आता बन जाता यार, तो बजरंग दल खड़ी करने की क्या जरूरत पड़ी? सही बात है। और कितने साल पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है। आज के समय में ये एक चीज मैं बताऊं ना सर, जितना हिंदुस्तान के अंदर आज धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये दुनिया भर के नाम दे रहे हैं, और घर वापसी, ठीक है, सबकी अपनी मान्यता सर। अगर मैं भी किसी का धर्म परिवर्तन करके मैं नाम दे दिया मैंने घर वापसी, अगर मैं उसको जबरदस्ती कर रहा तो सर ये ठीक नहीं है। अगर अपनी इच्छा से कोई आ रहा है, वो किसी भी धर्म का, किसी में जाने की सब आजादी है, ठीक है। अगर मैं, नहीं जी, मैं एक संगठन चलाऊंगा जिससे मैं सारों को परिवर्तन करके अपने धर्म में लाऊंगा और उनको घर वापसी का नाम दूंगा या ये नाम दूंगा, ये गलत है ना सर? गलत है, बहुत ही गलत है।
उसी तरह से इसी की चीज की रोक टोक अब लव जिहाद के नाम पर सर, आज मैं अपने देखो हमारे समाज में, क्योंकि आज का युग है सर, अपनी पसंद की सभी शादी कर रहे हैं। सही बात है। कौन के पहले जैसा जमाना रह गया? आज तो सभी बच्चे अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं तो माँ बाप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई ठीक है। आज तो हम किसी धर्म के अदर धर्म से, ठीक है, इंटरकास्ट शादियां हो रही है। लेकिन जो सर आज के समय में हमारे संस्कार, हमारे जो धर्म के अंदर कोई कुरीति है, अगर मैं दूसरे कास्ट से बुलाता हूँ बहू, तो सर उसको जो है, जो संस्कार उसको उस परिवार से मिले हैं उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। मैं अपने ही थोपूंगा तो गलत नहीं होगा। सही बात है। अगर मैं पहले जब मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है यार मेरे बहू जो है दूसरे धर्म से आ गई है, मैंने एक्सेप्ट किया उसी समय। उस समय एक्सेप्ट का मतलब ये होता है सर, मैं तेरे हर एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तेरा पूजा पद्धति एक्सेप्ट करूंगा, तेरा रहन सहन एक्सेप्ट करूंगा, तेरा खान पीन एक्सेप्ट करूंगा, अपनी नहीं थोपूंगा तेरे ऊपर। सही बात। तो कौन रोक रहा था किसी को? करो ना शादी, दो ना उसको वो इज्जत, जिस समाज से वो निकल के आई उस समाज की इज्जत दो उसको। हमारे धर्म के अंदर हम बहू बेटियों को माँ रिश्ते बहन का रिश्ता देते हैं, तो दोनों वही पूछते हैं, तो दोनों वही, क्यों बोलेंगे हम उसको लव जिहाद? गलत है। आप दो उसकी रिस्पेक्ट, लेकिन आप सच्चाई को सामने रख के धोखा दे के किसी को बेवकूफ बना के कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर इसलिए तो सर गलत है। इसीलिए आवाज उठती है, इसीलिए आवाज उठती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब हिंदुस्तानी है सर, सब हिंदुस्तानी है। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने परिवार में, नहीं जी मेरे को तो एक टुकड़ा अलग चाहिए, मेरा हिस्सा अलग करो, तो फिर माँ बाप को भी, तो फिर परिवार को भी तो सबको मजबूत होना, थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा। मेरे पकड़ भाई अपना टुकड़ा, तेरा खाना पीना रहना देना तेरा अपना अलग, मैं अलग। तुमको कर दिया था ना ऐसा, ले भाई तुम पकड़ो पाकिस्तान, तुम रखा, फिर उसके बाद भी मैं घर से अलग होने के बाद भी मैं फिर उंगली करता रहूं, फिर क्या मतलब हुआ? फिर क्या मतलब हुआ यार? जब मांगा था दे दिया ना सब कुछ, अभी नहीं, अभी और कराऊंगा तेरे टुकड़े, और मेरे को एक हिस्सा इसमें चाहिए, फिर गलत है नहीं है? अब मैंने ये भी सुना है कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ ऐसे ऐसे आंदोलन चलते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, है ना। ये सर, ये कहाँ से आते हैं लोग, किस मानसिकता से होते हैं एकदम से? सर मैं बोलता रहा हूँ ना, कौन सिखा रहा है इनको ऐसा? कौन है समाज में? देखो सर, तो अगर ये ऐसा सिखा रहा है तो फिर हम कहाँ, अगर बजरंग दल ऐसा कुछ कर रहा है तो कहाँ गलत कर रहा है? अभी जो बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े नेता है, सब सर अपना देखो, बिना नेता के सपोर्ट के, बिना राजनीति के सपोर्ट के ये कोई देश को बांटने का हम राजनीति कर रही है एक्चुअल में, मतलब ही नहीं होता सर। पता है क्यों? आपने कॉलेज बनाए, ठीक है, पढ़ाई को तो आपने एक सेकुलर रखना था ना, ये धर्म के नाम से क्या मतलब बांटना स्टार्ट कर दिया। अगर उस स्कूल की सर, ये पता क्या है, ये अपनी सीट के लिए सर। आज खटीमा के अंदर एक केस हुआ, एक बच्चा मारा गया, चाहे वो हिंदू का होता, मुसलमानों का, तो जो भी होता है, ठीक है सर, गलत हुआ, जो जिसने गलत काम किया उसके लिए गलत होना चाहिए। पूरे राजनेताओं ने मौका देखा सर, समय देखा गया, अपनी कुर्सी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बयानबाजी की, अपने वोट बैंकिंग को देखते हुए उन्होंने टाइमिंग दिया उसको। जबकि केस हुआ था तो खटीमा के अंदर केस हुआ था, गलत तो गलत था, तो सही था। उसी समय सबने अपना अपना वो करना चाहिए। 3-3 दिन के बाद आके आप बयानबाजी कर रहे हो, उसके बाद आज बोल रहे हो कि नहीं जी। देखो इसमें तो मैं कहूंगा कि सारी पार्टियां खराब है, मतलब चाहे अपनी राजनीति देख रहे हैं, सत्ता में हो या किसी में भी हो। अगर सत्ता में भी किसी में भी कोई था ही तो एफआईआर आपको क्यों करनी पड़ी? फिर आप ही ने करी ना एफआईआर, बजरंग दल ने करी थी मेरे ख्याल से एफआईआर। तो चलो जिसने भी विभाग ने किया, आप ही ने करी, एक्शन भी आप ही ने लिया। सवेरे तब प्रशासन क्या कर रहा था सर? 9 बजे रात का हादसा हुआ, सवेरे तक तुमको प्रशासन को दोपहर हो गया था उस कंप्लेंट को भी तैयार करने में, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है। तो फिर गलत है ना। तो लोगों को ये मालूम है कि देखो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का नाम लेके ही लोग बोलते हैं कि उन्होंने फैसला कर दिया, ये अब आ गया, इन्होंने अपना बयान दे दिया, लेकिन जिसने किया उसके लिए कुछ नहीं।
मेरे तो सामने, आंखों के सामने तो यही था। अभी देखो सर, मेन सिचुएशन तो ये था, माहौल खराब नहीं होना चाहिए था, ठीक है, शांत हो गया, कोई ऐसा माहौल खराब नहीं हुआ, कोई ऐसा वो नहीं हुआ, ये तो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सर, जो ये कदम आज उठाया गया एक छोटे से शांतिपूर्ण इलाके में, मैं तो शांतिपूर्ण नहीं बोलता हूँ सर, मैं तो जब से सर क्या शांतिपूर्ण है, तुम्हारे नहरों के किनारे लड़कियों की गर्दन कटी हुई लाशें मिल रही है, शांतिपूर्ण इलाका है ये। यही मिली हमारी नहर पे, रेलवे स्टेशन में बोरी में भर के फेंक दी 2 महीने पहले, यही नहर पे ये तो नहर में गर्दन कटी 4-5 हुई महीने औरत पहले की मिली, बात एक है। बंदे की मिली, और ये मतलब यहाँ सड़ी गली लाश मिली यहाँ पे सामने। तो शांतिपूर्ण इलाका, तो ये तो है, प्लानिंग चल रही है सब जगह से, बस ये है कि कोई मुंह नहीं खोल रहा है। आज थोड़ा सा प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले थोड़ा रहा। सा बजरंग दल ने या जिसने भी थोड़ा सा एक्शन लिया, तो वो न्यूज़ों में देखा कि कोई हिंदुत्ववादी संगठनों ने, अबे कब कर, क्या चाहते हो, मतलब हम कुछ ना बोले नहीं, इसको तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा कि बेवकूफी है। ना, क्या चाहते या तुम भी हिलो मत और हमें भी नहीं बोलने दो। कब तक यार चिल्लाएंगे तो सही, रोएंगे तो सही यार, हमारे समाज का बच्चा मर रहा है तो रोएंगे नहीं, सही बात है। कब रोएंगे? अब तुम तो रोने में भी बोलना चाह रहे हो, नेतागिरी में दिखाना चाह रहे हो कि नौटंकी हो रही है, ये बोलना चाह रहे हो तुम, गलत है बिल्कुल। फिर वो बच्चा हत्या चाहे किसी भी धर्म की होती, आपसी मामला झगड़ा पकड़ा, क्या उधर पे इतना बड़ा रेलवे बस स्टेशन था, वहां पे लोग नहीं थे, पर हमारे बच्चों के अंदर तो हमने संस्कारों के नाम पर कायरता भर दी सर। एक बच्चा बीच में आके चाकूबाजी करके निकल रहे हैं 2-3 आदमी, और इतने समाज के अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अगर वो जो जिस बंदे ने उसकी बंदूक छीनी थी उग्रवादी की, वो भी सोचता यार मैं भी छुपता हूँ, सर बचाता हूँ, 20 बंदे और मरते, कितने सारे लोग बच गए, पता नहीं कितनों को मारता हो, तो समझ रहे ना। तो इसमें खटीमा चौराहे पे 9 बजे रात इतने बसें चलती है, इतनी पब्लिक खड़ी होती है, देहरादून दिल्ली वाली बसों के इंतजार में लोग कम से कम 50-100 आदमी खड़े थे, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि कोई किसी को अब इसमें ठेका मतलब फिर बोलने समाज खराब है। समाज खराब है भैया, किसी को समाज खराब नहीं, समाज कमजोर है। कमजोर है, हमने कमजोर बना दिया ना सर। समाज की सोच कमजोर है। मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि नहीं बेटा, इस रास्ते से मत जाना यार, यहाँ मत जाना यार, माहौल ठीक नहीं है, तो इधर से निकल जा। घर से ही उसको मैंने कायर बना के भेज दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस रास्ते जा, जिस रास्ते जाना जा, तुम समाज की सोच कमजोर है, हमारे मजबूत बनाना ही काम है आपका है? अब बजरंग दल का तो सर हम तो यही बोलते हैं, हम किसी धर्म की या किसी समाज की या किसी उसके लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि यार हमारे बच्ची के ऊपर कोई, हमारे धर्म के ऊपर कोई अंगुली ना करे, हमारे संस्कारों के ऊपर। क्यों? अगर मेरा जीने का तरीका यही है सर, मैं टीका लगा के मत्था टेक रहा हूं, आपको क्या नुकसान है? क्यों अंगुली कर रहे हो यार? किस लिए? आप अपनी मर्जी से जियो ना, मेरे को जीने दो। क्या मेरे ऐसे कर्मों से आपको कोई ठेस पहुंच रही है? एग्जाम्पल देता हूँ, अगर जंगल में शेर शिकार करके ही जीता है तो उसका आप जीवन छेड़ कैसे सकते हो, है ना? अब हिरन की ओर मैं सोचूंगा नहीं जाए, हिरन थोड़ी बना दोगे आप। मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर मेरे को मेरी भावना है हिरन की ओर, यार हिरन, यहाँ के राजनेता तो ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि ये गलत काम हो रहा है। हाँ, एक शेर ने एक हिरन को मार के खाया, ये गलत काम हुआ। नहीं सर, उसका तो निर्मम हत्या कर दी शेर ने। उसकी प्रवृत्ति है सर, क्या खाएगा? यही बताओ ना, बताओ, बनाओ ऑप्शन उसके लिए कोई है तो। अब जिसके पास घास खाता है वो घास ही खाएगा। जिसके पास ऑप्शन है वो नहीं रोक पा रहा अपने आप को, वो मीट भी खा रहा है, बकरी भी खा रहा है, भैंस भी खा रहा है, गाय भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, ऑप्शन होने के बाद उस जानवर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है दूसरे का, मीट के अलावा घास नहीं खा सकता वो। अब तुम कुदरत ने ऐसा बनाया उसको, तुम उसका कुदरत छेड़ रहे हो, तुम उसके जंगल में घुस रहे हो, तो वो अटैक तुम पे करेगा ही करेगा। फिर तो दूसरी बात ये है कि सर विश्व हिंदू परिषद और जो मैं इसकी चाहे कोई फौजी इसमें जुड़े हो ना जुड़े, मैं एक फौजी मैं जब यहाँ आने के बाद मैंने तो नौकरी नहीं किया, लेकिन सर एक्चुअली अगर हमारे दिल में अगर कोई भाव है समाज के लिए, मैं नहीं गया होगा किसी को जबरदस्ती, किसी को छेड़ने, किसी को झगड़ा करने। मैं सोचता हूँ पहले कि यार मेरा यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है। सही बात है, और क्या? आपसी भाइयों का झगड़ा, आपसी पड़ोस का झगड़ा, आपसी नहीं यार, फर्ज बनता है। हाँ, कोई गरीब या कोई समाज, चाहे वो गरीब की आवाज उठाना हो, उसमें उसमें भी सर मैं अपना ये थोड़ी दिखाऊंगा कि मैं ये हूँ तो मैं पहलवान आदमी हूँ, तेरे को पीड़ने आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है सर। मेरे पास संविधान का कानून सब कुछ है ना, मैं उनके पास जाऊंगा, सर करो सर इसकी मदद,
कर दो सर, हम इसलिए आए हैं, वो बेचारा गरीब आदमी है तो उसकी मदद करो। यही जागरूकता कर रही है, यही करना है। आज ये कोई लड़की फंस रही, किसी का जिंदगी वो हो रही है तो उसको बचाने का काम कर रहे हैं बस। सही बात। अब ये काम एक चीज मैंने देखा सर ना, विश्व हिंदू परिषद में या बजरंग दल में जब काम करते हैं तो मैं एक दिन मैंने अपने साथ वालों को बोला, मैं बोला यार हम लोग काफी समाज में पिछड़े हुए हैं। बोला कैसे? मैंने बोला सर हम टनकपुर गए, बनबसा गए, जब केस हो गया, बलात्कार हो गया, लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, लड़की को मार दिया या कोई, फिर हम बजरंग दल बन के विश्व हिंदू परिषद गए, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्ची को ये दिलाओ दिलाओ, ठीक है, उसको जो कुछ उसके माँ बाप को जो राहत जो भी दिला। गौर से सोचा जाए तो मकसद तो अगले ने पूरा कर दिया। अगले ने तुम्हारी लड़की का बलात्कार कर दिया, मार दिया या भगा के ले गया, उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और हम बाद में लकीर पीटने के लिए चले गए। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? कितने केसों के पहले समाज को मजबूत पहले कर लिया होता। तो मैं बोला एक ऐसी किस्म की रणनीति बनाओ कि जो बच्ची या जो समाज इस रास्ते में जा भटक रहा है तो उनको पहले ही गाइडेंस मिले हमारे समाज में, जो आज काउंसलिंग मिले। जो आज 100 बच्चियां जा रहे हैं तो उसमें से अगर आप 10 बच्चियों को भी रोकते हैं, 20 बच्चियों को रोकते हैं, 50 को रोकते हैं तो वो हमारी प्रोग्रेस है। सही बात है। और उसके लिए एक ही तरीका है, जब तक शक्ति जरूरी है, दुर्गा वाहिनी या कोई भी संगठन, मातृशक्ति, इन संगठनों में या अपने हिंदुत्व की ओर, हमारी पूजा पद्धति की ओर, हमारे मोहल्लों में जो मंदिर है उनमें हम लोग ऐसा किस्म का सिस्टम बनाए कि हमारे बच्चे उस संस्कार में आ सकें, संस्कार दें उनको, है ना। बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहीं भी जाऊं वाली, उसका सिस्टम ये हो गया कि वो सेकुलर वाली दुनिया में जो चला था उसमें घुस गई है, उसको नहीं समझा सकते, उसके माँ बाप नहीं समझा सकते, आप क्या समझाओगे? आप होते ही कौन हो? जब अपने माँ बाप को बोलते हैं तो मैं 18 साल की होगी हूँ, मैं अपनी मर्जी करूंगी, जहां जाऊंगी मैं जाऊंगी, तो और कौन रोक सकता है सर उसको? संविधान का गलत उपयोग, समझ लो ना। तो वो तभी रुक सकती थी जब उसको सही टाइम से सही संस्कार मिल जाती है। सही बात। उसको पता होता है मेरे माँ बाप की इज्जत जो इन्होंने बनाई थी वो किस ढंग से बनी है, किस ढंग से मैंने उसको आगे बढ़ाना है, किस ढंग से मैंने उसको करना है, तभी हो सकता। अब माँ बाप की इज्जत का कोई मतलब ही नहीं है, माँ बाप भी सर छुपा के, तो ये चीजें फिर बड़े केसों में तब्दील हो रहे हैं, किसी की गर्दन मिल रही है, किसी के कुछ मिल रहा है, और किसी की तो बॉडी नहीं मिलती है। अरे सर मैं तो ऐसे भी फौजी देखे थे, ऐसे भी लोग देखे हैं, खून देख के चक्कर आ जाता था उनको, खून आ गया, मैं तो देख नहीं सकता बकरा काटते हुए ऐसा। किसने बनाया कायर? तलवारें चलती थी सर राजपुताना में, या इन लोगों को एक खेल होता था युद्ध, बड़े बड़े महाराणा प्रताप इनकी जब हिस्ट्रियां पढ़ते हैं लोग ना, तो उनके लिए तो एक पढ़ाया भी नहीं गया हम एक्चुअल में, है ना, तो उनके लिए तो एक खेल होते थे। हमारे संविधान की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि हमें वो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें तो कायरता वाली तो कहने का मतलब है, तो आज हमारे बच्चे खून देख के आंख बंद कर रहे हैं, अगले के बच्चे को रेत रेत के हलाल कर करके खून से खेलना सिखा रहे हैं, समझ रहे? गलत है, दो चीज गलत है। और हम आज मेरा बच्चा किसी को चाकू मारने से पहले 10 बार सोचेगा, वो तो खून देख के वैसे घबरा रहा है, वो क्या किसी को चाकू मार देगा भाई? और एक बच्चे को हम गला रेत रेत के बोला चाकू चला चल, ये शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसे फर्क तो है ना सर। एक मतलब ऐसा किस्म का बना रहे हैं नेचर से, दोनों जगह संस्कार अच्छे मिलने चाहिए मेरे हिसाब से ना, क्योंकि वो भी समाज का ही पक्ष है। और ये देखो सर, खाना पीना रोक ढोक ठीक है, सब समाज ऐसी है, लेकिन कुछ समाज ये हमारे जो व्यवस्था है ना, जैसे प्रशासन का, उसका बड़ा रोल होता है सर। बहुत विदेशों में भी तो देख के हम लोग तो नहीं देख के आए, ये जो यहाँ के हमारे नेता है सब कुछ देखे हुए हैं, सब कुछ इनको पता है कि सर कैसे क्या चेंजिंग होता है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे देश है हमारे पृथ्वी में जिन्होंने एक मिसाल गढ़ दी अपने अपने देशों में, तो हमारे देश में नहीं कर सकते क्या? पैसे की कमी है क्या नहीं है? कभी कभी वो चाइना का जो कौन सा इनका शंघाई कौन सा क्या था, मतलब ये इनका राजधानी, वहां शंघाई प्रदूषण जो था, शंघाई विश्व लेवल में था, कर दिया उन्होंने काबू। भाई इच्छा शक्ति थी यार, हमारे देश में क्या नहीं है? सब कुछ है। क्या दिल्ली का प्रदूषण के इतना रोना रो रहा है, ये दिल्ली का प्रदूषण हो गया, स्वाला का ब्रिज हो गया, हमारे उत्तराखंड में जा रहे थे,
नहीं बनेंगे आज नहीं तक ठीक होंगे नहीं हो पा रहा। भाई। वो तो एक दूध देने वाली गाय हो रखी है भाई, हाथ लगाओ दूध दो, दूध पियो। हर बार कीचड़ साफ करो फिर निकली गाड़ी, फिर कीचड़ साफ करो फिर गाड़ी निकल रही है। उसे दिल्ली में हर बार सरकारें बदली होती रहेंगी, कमाने के तरीके होते रहेंगे, कमाओ सुधार खाओ। कोई करेगा नहीं, समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर बोल देंगे कि हमारा बात समाज कमजोर है। बताओ ना सर, हम्म, है तो किसी मतलब को तो आगे आना पड़ेगा। किसी को तो आता है। अब वो तो लेवल तो उनसे उस लेवल के सर, बड़े बड़े लेवलों की। हम्म, वो तो हम लोग तो एक बात ही कर सकते हैं आपस में ये हम्म, चीजें बच्चों को। हाँ, समाज को सर, हमारा ये कोशिश है विश्व हिंदू परिषद की ओर या बजरंग दल की ओर से, हम सोचते हैं यार हर लड़की को, हर बच्चे को अच्छी जिंदगी मिले। अच्छी जिंदगी मिले। और अच्छा का कोई और ऑप्शन है तो बताओ। हम्म, सनातन धर्म के अलावा कोई ऐसा किस्म का आपको लगता है कि नहीं, इस निसर यहाँ नहीं, वहां जाके इससे भी अच्छी शिक्षा है, तो बताओ तो। नहीं पॉसिबल है। संस्कृति यहाँ है, सेवा यहाँ है, समाज यहाँ है, सब यहाँ है। समझ रहे हैं सर? लेकिन एक्चुअल में सनातन, कई लोग बोलते हैं सनातन मतलब हिंदू, सनातन मतलब हिंदू नहीं है। सर जीने की जीने की का पद्धति है पद्धति है सनातन। सर। मैं एक्चुअल बोल में तो रहा हूँ ना सर, अगर जीवन शैली है मैं सनातन। धर्म, सर मैं तो इधर ही बेधर्मी बन जाता हूँ। हम्म, आज मैं जब मेरा जन्म हुआ सर, या मैं अपने समाज को या अपने परिवार को पाल रहा हूँ ना सर, अगर मैंने एक चीज में भी अगर गलत चल गया तो मैं बेधर्मी हो गया। मैं स्त्री पुरुष का रिश्ता है समझ लो सर। मेरे घर में बेटी भी है, माँ भी है, चाची भी है, भाभी भी है, औरत बीवी भी है सर। सबसे अपना अपना धर्म निभा रहा हूँ ना मैं। यही तो धर्म है, यही धर्म है। कोई अलग से थोड़ी है। बस यही तो, आप अपने धर्म को सही फॉलो करो ना सर, अपने धर्म को सही फॉलो करो, वही तो धर्म है, वही वही तो हमारा सनातन बोलता है, और क्या बोलता है। बस इतना ही बोलता है, सही बात है। अब मैं सही फॉलो नहीं करूंगा तो फिर गलत हो गया ना फिर बड़ा भाई तो नाराज होगा ही होगा। सिंपल तो सी बात। मैं गलत हो गया। हाँ। तो यही चीज है बाकी। पर मजा है सर, विश्व हिंदू हम्म, परिषद में काम करने में मजा आता है। हम्म। मेरे को तो मजा आता है कहने कभी का मतलब। जिसको भी जुड़ना हो जुड़ सकता है। हाँ, एक अच्छी पद्धति है, अच्छे किसी के संस्कार हैं, सेवा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा भी है, सब चीजें हैं। मतलब एक साथ आप बहुत सारी चीजों को सीखने सीख को सकते मिलता हैं, है। सीख सकते समाज में एक्चुअल में एक्टिव होने का मौका मिलता हैं, है एक्टिव होते कि हैं, और आप अच्छा भी डिफरेंस लगता क्रिएट है। कर सकते चार हो। आदमी के सामने मैं जाता हूँ तो यार छोटे से काम के लिए जाऊँ, उनको एक मेरे को बड़ा तस्वीर है यार, मेरे चलो इनके, मैं किसी स्वार्थ से नहीं आया आपके पास, आप मेरे को ये दे दोगे, नहीं यार मैंने सेवा के लिए आया, कोई बात नहीं मेरे। नहीं तो मैं भी खा पी के रजाई में मुंह ढक के सोया रहता था, 30-40 हज़ार रुपया पेंशन आ रही है। आंख और कान बंद करके बस हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आंखें खोलनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खटीमा में तो सर होना चाहिए, अभी खटीमा खटीमा में नहीं, में पूरे देश में होना पूरे चाहिए। देश में होना चाहिए सर। हिंदू धर्म, या मैं ये नहीं बोलता देखो सर, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मैंने देखा है, देखो चाहे हमारे धर्म में हो चाहे किसी के धर्म में हो, कहीं ना कहीं त्रुटियां तो होती ही है। सभी जगह है सर, सब जगह ही है। सब ऐसा जगह। नहीं है कि मैं अपने आप को ये बोलूं कि और भाई हिंदू 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 सब कर रहे हैं और मतलब वो सबसे अच्छे हैं, मतलब ना ये नहीं ना बोल ना, सकता ऐसा मैं। नहीं है सर, परफेक्ट ऐसा कोई नहीं है। परफेक्ट कोई नहीं है सर। हम्म, बस उसको देखो सर, उन त्रुटियों को सुधारना उन है। त्रुटि को अभी, उन त्रुटि को कौन सुधारेगा सर? प्रशासन, हम्म, कानून। नहीं तो सर एक बात बताओ, संविधान भी था, राजनीति पार्टियां भी थी, हम्म, कानून भी था सब भारत कुछ था, से, जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस भी थी, आर्मी भी थी, फिर भी श्रीनगर अगर से ये सब कर रहे थे। 7 लाख हिंदुओं को एक रात में भगा दिया। हम्म, सब कुछ था ना सर। सही बात है। बस यही कमियां दोबारा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, ये अगले की सोच है यार, नहीं होना चाहिए सर। सही बात चाहे है। उसमें कोई भी धर्म का हो सर। हम्म, अभी हिंदू भागे मान लिया जाए, ठीक है, उनको क्या, कितना मजबूर कर दिया सर आपने, हम्म, हैं? कितना मजबूर कर दिया होगा। जो मैं हूं, अगर मैं उस दौरान में होता, मैं अपने बच्चों को लेके जान बचा के भाग रहा होता, तो मेरे अंदर क्या बीती होती, क्या नहीं सही था। बात। हम्म, कौन सा, आज ये राजनीति पार्टी वाले बड़ा चौड़े होके सीने में माला डालते हैं, जय जयकार करवाते हैं, किस बात की भाई? तुम्हारे देश के अंदर ऐसी घटना हो रही है कि तुम नाक डुबाने के लायक हो। 7 लाख परिवार तुम्हारे, लोग तुम्हारे श्रीनगर से निष्कासित करके कैसी जिंदगी जी रहे हैं, और तुम यहाँ जय जयकारा लगा रहे हो अपने आप को। क्या फायदा है क्या इसका? फायदा है बता, चाहे किसी भी पार्टी का हो सर। हम्म, अगर बीजेपी बोलती है मैं अच्छा, कांग्रेस बोलती है मैं अच्छी, तो कोई अच्छा नहीं है सर। बीजेपी तब अच्छी है जिस दिन वो 7 लाखों का उनका घर निवास दोबारा वापस बैठा देगी वहां पे, तब मानेंगे। तब बोलेंगे हाँ यार ये पार्टी अच्छा कर रही है। कांग्रेस के राज में अगर वो पीछे आए हैं तो कांग्रेस ने भी अच्छा नहीं किया।
बीजेपी के आगे भागे नहीं ना, वापस तो कर दो, फिर अच्छा ही दिखाओ, वापस करके दिखाओ, दो ना उनको उनकी जमीन है वापस, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो सर। गिरजू टिक्का जैसी एक टीचर थी, आर से चीर दिया तो क्या है, इंसानियत रहेगी बताओ। सही बात है। कितने कितने गांव में 100 डेढ़ सौ लाशें एक रात की हिंदुओं की सिखों की सामने आई। उसके बाद बजरंग दल खराब, ये इनके पास तो कोई नहीं है सर बजरंग दल, ये तो सर प्रशासन के ऊपर जोर लगाने के लिए है ये, कि कोई नहीं है तो हम हल्ला करने के लिए, इनके पास कोई ताकत नहीं है सर। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास कौन सा हथियार दिए या कौन सा वो कर रहे हैं हम तो सिर्फ रोना रो सकते हैं, सर बोल सकते हैं तुम्हारे आगे, नहीं जी बजरंग दल वाले आ रखे हैं, इनको न्याय दिलाओ, प्रशासन के आगे रोने के लिए हम। ऐसी कोई ताकत थोड़ी है बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या कोई संगठन ऐसे थोड़ी कि यहाँ गोलियां चला रहे हैं, तो फिर हम तो आतंकवादी वाले संगठन हो जाएंगे जैसे। और आज तक किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं, और संगठनों में है एक से एक नाम आप विश्व में देख रहे होंगे, बहुत है, उन्होंने हथियार उठाया कर रहे हो, तो उनमें और विश्व हिंदू परिषद में अंतर क्या रह जाएगा फिर। इसीलिए सर शांति, हमें तो भाई न्याय चाहिए, जो जरूरी है वो बहुत जरूरी है, और जो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, है ना। पक्का सर। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा। मैं कहता हूँ कि शायद हमने आर्मी के पता नहीं उन पलों को जो एक मूवी की तरह चलते हैं, दिलो दिमाग में कि एक मूवी चल रही है, जैसे मूवी में ऐसा बंदा बच्चा और भी होंगे हमारे समाज में, और भी ऐसे पूरे आर्मी रिलेटेड एक से एक केस वाले होंगे। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं देखा सर, हम तो गए किस्मत वाले थे कि वापस आ भी गए चारों हाथ पांव लेके। बस लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधा शरीर लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को भी यहाँ इस मंच पे, इस कुर्सी पे, इस पॉडकास्ट पे आप कोशिश करो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना अच्छा पॉडकास्ट आज का था हमारा, मैं चाहता हूँ सबके किस्से, सबकी कहानियां लोगों के सामने आए, बस यही मेरा एक मकसद है। और जिन्होंने देश सेवा करी है, जो देश से जुड़े हैं, जो आज भी कर रहे हैं, जैसे हमारे मनोज जी कर रहे हैं, आज भी सेवा में जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा से लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि और भी लोग जो भी यहाँ हमारे क्षेत्र में कनेक्टेड हैं या क्षेत्र से बाहर भी हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। मनोज जी भी लाएंगे लोगों को, और आप लोग भी खुद से आ सकते हैं, रियल लाइफ स्टोरी से जुड़े और अपना किस्सा कहानी जो भी आपके पास में है वो लेके आए, समाज को दें और एक अच्छा मैसेज फैलाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।